नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एवं पॉलिटिकल ट्रेनर आप सभी के बीच एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आया हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जी हाँ, आज हम 26 जनवरी की सुबह आपके बीच सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं। आज 26 जनवरी का दिवस है। हमारे देश के अंदर जिस तरीके से धार्मिक पर्वों का महत्व है, आज उसी तरह हमारा 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाने वाला व्यक्ति है। धार्मिक पर्वों में जिस धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो अपना अपना त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन आज का दिन हमारा राष्ट्रीय पर्व है। उसको हर भारतीय, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय का हो, वो हर भारतीय आज राष्ट्रीय पर्व को बड़े गौरव के साथ मनाता है। और आज का दिन की शुरुआत होते ही हर व्यक्ति के मन में हमारे आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए क्रांतिकारी, बलिदानी एवं शहीदों के प्रति एक नमन का भाव होता है। एवं हमें जो राष्ट्रीय तिरंगा हमारे देश के अंदर फहराया गया था, उस तिरंगे को हम लोग सभी लोग सलाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए उनको सलामी देते हैं। साथियों, अधिकांशतः देखा गया है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस क्या है, गणतंत्र दिवस क्या है, संविधान दिवस क्या है, कब देश आज़ाद हुआ, कब हमारा संविधान दिवस क्यों मनाया गया, कैसे बना, एवं उसको संविधान दिवस को गणतंत्र दिवस के तौर पर कैसे घोषित किया गया। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को लेकर हम वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। महत्वपूर्ण बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आप वीडियो में जरूर अंत तक बने रहें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर यह वीडियो में जानकारियाँ साझा की जाएंगी। साथियों, यदि आप सभी लोगों ने अभी तक हमारा चैनल प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशनल स्पीकर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लें। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं एवं कमेंट जरूर करें, ताकि आपके बीच हमारे सभी वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। जी हाँ, हम बात करते हैं आज़ादी के आंदोलन के से लेकर संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस तक के सफ़र के बारे में। जी हाँ साथियों, हम बात करते हैं 26 जनवरी के दिवस पर। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है 26 जनवरी का दिवस? कैसे बना संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस? क्या अंतर है इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के अंदर? कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस? कैसे बना गणतंत्र दिवस? जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारी सरकार कब बनी, हमारे यहाँ चुनाव कब हुआ, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री प्रथम कब बना, इन सब चीज़ों पर बड़ा ही रहस्यमयी पर्दा होता है, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि हमें उन सब चीज़ों की जानकारी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे देश के अंदर जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो हमारे देश के अंदर अंतरिम सरकार रही और हमारा पहला चुनाव 1951 में हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री 1952 में मनोनीत हुए, 1952 में चुने गए। ये 5 साल किसकी सरकार रही? इस 5 साल के दरमियान देश के अंदर क्या घटनाक्रम हुआ? आखिर क्यों हमें 1947 की आज़ादी के बाद 5 साल तक अपनी स्वयं की सरकार बनाने के लिए इंतजार करना पड़ा? इस वीडियो में अंत तक रहेंगे, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। जी हाँ साथियों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद ज़रूर हो गया था, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर फ्रांस और पुर्तगालियों का कब्जा था, यानी हम पूर्णतः भी आज़ाद नहीं हुए थे। हमारे देश के अंदर अन्य देशों का कब्जा फ्रांस और पुर्तगाल देश के रूप में था। हम साथियों 1961 को पूर्ण तरह आज़ाद हुए, जब हमारे देश से पुर्तगालियों ने कब्जा छोड़ा, जब हमने गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराया। जब हमारे देश में आज़ादी पूर्णता प्राप्त हो गई, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू हुआ। संविधान निर्माण की प्रक्रिया सन 1946 से प्रारंभ होकर और 1949 तक लगभग 3 साल तक हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया को सतत अनवरत जारी रखा। संविधान बनाने के साथ साथ देश को कैसे चलाया जाए, किसके क्या अधिकार हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी को लागू किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर संविधान में बहुत सी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें डालने की बात थी, ताकि देश चलेगा कैसे। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के हमारा तैयार हो गया, उसके बाद भी हमें उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक हमें 2 माह का इंतजार करना पड़ा। संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को और हमें उसको लागू करना पड़ा 26 जनवरी 1950 को। आइए समझते हैं हमें आखिर
संविधान बनने के बाद भी संविधान को लागू करने के लिए 2 माह का इंतजार क्यों करना पड़ा? वो क्या परिस्थितियां थीं, क्यों हमें 2 माह तक इंतजार करना पड़ा कि जब हमारा संविधान बनने के तैयार था, लागू होने के लिए 2 माह के इंतजार के लिए? हम आगे कुछ बात समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड और जर्मनी में घनघोर युद्ध चल रहा था। जर्मनी ने इंग्लैंड को तबाह कर रखा था। 15 दिन बगैर दिन और रात रुके 15 दिन तक लगातार जर्मनी ने इंग्लैंड पर गोलों की बरसात की, बारूद की बरसात की, हवाई हमले किए और इंग्लैंड की जनता इस युद्ध से त्रस्त आ चुकी थी। उस वक्त इंग्लैंड के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। उस सरकार के प्रधानमंत्री, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे और विपक्ष में लेबर पार्टी थी और लेबर पार्टी के जो नेता थे वो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली ने कहा कि यदि देश इंग्लैंड में हमारी सरकार आती है तो हम भारतीयों को आज़ाद करने की प्रक्रिया में हम उनका साथ देंगे, हम भारत देश को आज़ाद कर देंगे। यह बात सुनकर सभी भारतीयों ने क्लीमेंट एटली का साथ दिया और इत्तेफाक से चुनाव के बाद वहाँ जो है लेबर पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन क्लीमेंट एटली अपने वचन पर अड़िग थे। उन्होंने भारत को आज़ाद करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का शुरू किया। उन्होंने 3 सदस्यीय कैबिनेट को भारत भेजा। जो 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट भारत आए उसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे उसमें क्रिप्स, अलेक्जेंडर एवं लॉरेंस थे। इस कैबिनेट का जो लीडर था, इस कैबिनेट की जो कमान जिसके हाथ में थी, जिसको सारी रिपोर्ट लगानी थी, वो हमारे देश के अंदर परिस्थितियों को जांच कर, परख कर और भारत देश की वर्तमान स्थिति को लेकर जो रिपोर्ट लगाने वाले थे, उस कैबिनेट के लीडर थे पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस ने भारत को पहले 3 काम करने के लिए कहा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप अंतरिम सरकार बनाइए। अंतरिम सरकार बना के समझिए कि सरकार को चलाया कैसे जाता है, देश को चलाने का अनुभव क्या होता है। जब आपको चलाने का अनुभव, देश चलाने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा, सरकार को चलाने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा, हम आपको आज़ाद कर देंगे। हम आज़ाद हुए 1947 में, चुनाव हुए 1951 में और 1952 में हमारी खुद की स्वयं की सरकार बनी। इन 5 साल में जो हमें इंतजार करना पड़ा, वो कैबिनेट के जो सदस्य आए थे, उस कैबिनेट के सदस्य के बताए हुए जो 3 काम थे, उन्हें अंतरिम सरकार के तौर पर हमें इंतजार करना पड़ा। फिर बाद में ये कहा गया कैबिनेट के द्वारा कि आप संविधान को बनाइए। संविधान को बनाने के बाद जैसे आपका संविधान बनेगा, बनके तैयार हो जाएगा, लागू हो जाएगा, हम भारत देश से अपना कब्जा हटा देंगे, भारत देश को उनके संविधान के अधीन सौंप देंगे। तो ये इसलिए हमें अंतरिम सरकार बनाकर 5 साल तक इंतजार करना पड़ा और हमें संविधान बनाने के लिए 1946 से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 1949 तक चली थी। उस प्रक्रिया पर हमारे देश के तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कराते हुए जो संविधान सभा के लिए लोग चुने गए थे, बुद्धिमान लोग चुने गए थे, बुद्धिमत्ता के साथ जो काम किया गया था, उन सारे बुद्धिमानों ने 1946 से संविधान बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया था। अब संविधान बनने की प्रक्रिया कैबिनेट सभा के आधार पर शुरू तो हो गई, लेकिन सवाल आया संविधान सभा में कौन कौन लोग होंगे, कैसे उनका चुनाव किया जाएगा, किसको संविधान सभा में रखना है। इसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। 1946 में हमारे अंदर, देश के अंदर संविधान सभा में 389 लोग थे, 389। इस वक्त बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान भारत देश का हिस्सा था, मतलब पूरा भारत था। 389 लोग संविधान सभा के सदस्य थे। और 1947 के बाद जब हमारे यहाँ भारत का विभाजन हुआ, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो उसमें 299 लोग शेष रह गए थे। उनमें से कुछ लोग जो पाकिस्तानी हिस्से के थे वो पाकिस्तान चले गए थे, जिसमें खास तौर पर लियाकत अली जी का नाम आता है, जो भारत के उस वक्त वित्त मंत्री थे। और 1950 में हमारी संविधान सभा में 284 लोग उनकी टीम बची थी, यानी हमारी संविधान सभा में 284 सदस्य शेष रह गए थे। कुछ लोग की मृत्यु के वजह से संख्या घट गई थी, उस वजह से 284 लोग बचे। लेकिन इन 284 लोगों में संविधान सभा की में 15 महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं के योगदान को हम उस दौर के में भी नहीं भूल सकते और जीवन पर्यंत इसलिए नहीं भूल सकते
कि दौर कोई भी रहा हो, महिलाओं ने अपनी भूमिकाओं को अदा किया। 1950 में जब संविधान लगभग पूर्ण तरह तैयार हो गया, कुछ लोगों की मृत्यु के बाद जब संविधान सभा पर सभी संविधान सभा के सदस्यों के 284 लोग हस्ताक्षर हुए, तो उस वक्त 284 लोगों में उन महिलाओं को भी संविधान बनने के बाद उस पर हस्ताक्षर मौजूद हैं। और हमारे संविधान का ओरिजिनल संविधान का वजन लगभग 13 किलो था। इतना भारी संविधान, जो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब बात करते हैं संविधान बना कैसे। अलग अलग कमेटी बनाकर जिम्मेवारियां सौंपी गईं। लगभग 13 समितियां बनाई गईं, जिसमें हर समिति के एक अलग अलग भूमिका थी, अलग अलग काम था। उसमें प्रमुख तौर पर जो समितियों का जो जिक्र आता है वो 2 समितियों का जिक्र आता है। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत योग्य व्यक्ति थे, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद दूसरी समिति जो थी, हमेशा चर्चा में आती है, संविधान सभा। संविधान सभा के अध्यक्ष, जिनकी देखरेख में पूरे संविधान के निर्माण का कार्य हो रहा था, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मनोनीत किया गया। हालांकि सच्चिदानंद सिन्हा जी 1 या 2 दिन के लिए अस्थायी तौर पर सदस्य जरूर बनाए गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते ही डॉक्टर अंबेडकर ने समस्त 13 समितियों के बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम किया, सभी कमियों को दूर करने का काम किया, एक साथ बैठकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकल कर आता था वो संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता था। और संविधान सभा के सलाहकार वी.एन. राव जी थे। वी.एन. राव जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। वो इतने विद्वान व्यक्ति थे कि उन्होंने भारत देश के संविधान को बनाने के लिए कई विदेशी संविधानों को पढ़ा। उन जब जिन जिन देशों में जो अच्छी बातें, जनहित की बातें होती थी, देश हित की बातें होती थी, जिसमें सभी के अधिकार सुरक्षित रखे जा सकें, ऐसी बातों को अपने भारत देश की संविधान सभा में, संविधान बनाने में, संविधान सभा के सामने उन तथ्यों को रखा और फिर उन सुझावों को संविधान में शामिल किया गया। वी.एन. राव जी की विद्वता को आप इस तरीके से मान सकते हैं कि उन्होंने भारत देश के संविधान में मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाने के बाद उनके देखरेख में म्यांमार का भी संविधान बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 1929 की। जी हाँ, दिसंबर 1929 कांग्रेस, जब आज़ादी के आंदोलन की जब प्रक्रिया चल रही थी, कोई भी आंदोलन किया जाता था तो कांग्रेस के जो नेता थे, जो आज़ादी के आंदोलन के मुखिया थे, वो लोग एक अधिवेशन कर सारे प्रस्तावों को वहाँ पारित करते थे। फिर जो पारित किए गए प्रस्ताव थे उस पर जो अनुसरण होता था। लाहौर में दिसंबर के 1929 के दिसंबर माह में लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें अधिवेशन में ये कहा था पूर्ण स्वराज, स्वाधीनता हमारा अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू की तरफ से घोषणा की गई थी कि हम, चूंकि दिसंबर आखिरी महीना था 1929 के साल का, जनवरी लगने वाला था, 1930 का साल आने वाला था, तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे लाहौर में अधिवेशन में घोषणा की कि आने वाले साल के पहले महीने के आखिरी रविवार को से हम अपने देश के अंदर स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और हम अपने देश का झंडा फहराएंगे। अंग्रेजों से हमें बार बार हम ये हर साल फहराएंगे जब तक पूर्ण आज़ाद नहीं हो जाएंगे। हमें ये देश भाव लोगों के अंदर ले जाना है कि स्वाधीनता हमारा अधिकार है। पूर्ण स्वाधीनता के लिए उन्होंने वहाँ पे बिगुल बजा दिया। अब 1930 आ गया साल, जनवरी का महीना आ गया। अब आखिरी रविवार 26 जनवरी को पड़ा, तो 26 जनवरी 1930 से पूरे देश के अंदर स्वाधीनता दिवस मनाया गया और आधिकारिक तौर पर लोगों ने यह घोषणा कर दी कि हम अपना पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। अब 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो 1930 में मनाया गया, 1931 में मनाया गया, 1932 में मनाया गया, 1933 में मनाया गया, 1934 में मनाया गया, 1947 में भी मनाएगा, 48 में मनाएगा। सब लगातार ये आंदोलन हमारे यहाँ पूरे देश के अंदर स्वाधीनता का बिगुल बज चुका था, ये आंदोलन चल चुका था। अब हमारा उस वक्त संविधान बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। अब दुविधा ये आ गई
कि हम 20 साल से स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर को। अब हम इसको कैसे एक दूसरे से रिप्लेस करें, कैसे एक दूसरे की जगह स्थापित करें। अगर हम अपना स्वाधीनता दिवस का त्योहार छोड़ते हैं जो कि पूरे देश के अंदर, जिससे भारत देश की आज़ादी का इतिहास जुड़ा है, भारत देश की आज़ादी का उन क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़ा इतिहास जुड़ा है, कब किसने कहाँ कहाँ स्वाधीनता दिवस मनाया उसका पूरा इतिहास दर्ज हो चुका था, वो पूरी स्मरण में आ चुकी थी। अब 26 नवंबर 1949 को हम 26 नवंबर को कैसे अपना संविधान लागू करें। यदि हम 26 नवंबर को संविधान लागू करते हैं तो हमें स्वाधीनता दिवस की तिथि को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वाधीनता दिवस की तिथि को छोड़ना इसलिए मुनासिब नहीं था क्योंकि उसमें भारत देश की क्रांतियां तमाम हुई थी। 1930 से लेकर 1947 तक भारत देश की आज़ादी के आंदोलन के कई क्रम थे। भारत देश की आज़ादी के आंदोलन के जो हमारे नेता थे, जो अगुआ थे, जो अगुवाई करते थे, उनके द्वारा योगदानों का भी हमारे देश में इतिहास में दर्ज हो चुका था नाम। आखिर हम इतना पुराना कोई भी ओकेशन, कोई भी त्योहार, कोई भी दिवस क्यों छोड़ दें। तो उसमें सुलह ये हुई, चर्चा ये हुई, विमर्श के बाद ये निर्णय निकला कि 26 नवंबर को यदि हम संविधान लागू करते हैं तो हमें अपना 26 जनवरी वाला स्वाधीनता दिवस छोड़ना पड़ेगा। उससे विमर्श यह हुआ कि 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में कितना अंतर है। तो उन्होंने कहा कि 26 नवंबर में अंतर है, नवंबर तो जाने वाला है, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया, सभी सभा ने निर्णय ये लिया कि हम अपने स्वाधीनता दिवस को ही के दिन ही भारत देश के अंदर संविधान लागू करेंगे। उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, जिस दिवस से हमारा आज़ादी के आंदोलन का इतिहास जुड़ा हुआ है। साथियों, इसी वजह से संविधान बनने के 2 महीने बाद संविधान लागू करने का अंतर आया, क्योंकि स्वाधीनता दिवस की जो तारीख थी वो हर भारतीय के जहन में बस चुकी थी और संविधान बनकर तैयार हो गया था। और संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ साथियों, कोई भी व्यक्ति अपना दिवस, अपना ऐतिहासिक तिथि, अपना परंपरागत मनाए जाने वाला त्योहार नहीं छोड़ता है। इसलिए 2 महीने 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, लेकिन 2 महीने इंतजार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। आपने देखा होगा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन हमारे दिल्ली में परेड होती है। तीनों सेना के अध्यक्ष, वायुसेना, जल सेना, थल सेना के अध्यक्ष मौजूद होते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति मौजूद होते हैं। हमारे देश के विशिष्ट व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी भी मौजूद होते हैं। और सभी सेनाओं के द्वारा अपने पराक्रम का सोहर झांकियों के तौर पर दिखाया जाता है। और आपने गौर से देखा होगा कि हमारे देश में जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस की परेड होती है तो उसमें हमारे यहाँ कोई विदेशी मेहमान आता है। उसमें ये संदेश दिया जाता है कि जो हमारा सबसे निकटतम, जो हमारा सहयोगी होता है, उसको हम मुख्य अतिथि के तौर पर अपने देश में आमंत्रित करते हैं। और सेना के तीनों दल के नायक के नेतृत्व में सभी सेनाएं, जल सेनाएं, थल सेनाएं, वायु सेनाएं अपने पराक्रम का कर्तव्य दिखाती हैं, ताकि पूरा विश्व देखे कि भारत देश की मजबूती क्या है, भारत देश की ताकत क्या है, भारत देश से लोग घबराएं। और हमारे जो विशिष्ट अतिथि, जो मेहमान होते हैं, उनसे ये संदेश जाता है कि हमारी किन किन देशों के साथ बहुत नज़दीकियां हैं, हमारे किन किन देशों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमारी विदेश नीति किस तरह से कारगर काम कर रही है, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए भारत से टकराना इतना आसान नहीं है। भारत देश का मूल स्वभाव है कि मित्रता का भाव रहा है। भारत देश ने सहिष्णुता का पैगाम दिया है। भारत देश ने धर्मनिरपेक्षता का पैगाम दिया है। इन पैगामों के साथ भारत
किसी भी मुल्क के साथ हाथ बढ़ाकर साथ चल सकता है। यदि भारत देश से किसी टकराने की कोशिश की तो भारत देश का सैनिक ही नहीं, भारत देश का एक एक आम व्यक्ति एक सैनिक की तरह लड़कर किसी भी देश को परास्त करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जगत साथियों।